नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। देश में चुनाव की बेला एकदम निकट है और इस चुनावी बेला में तमाम सांसदों की सांसें भी अटकी हुई हैं कि उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। कारण बीजेपी अपने बहुत सारे सांसदों की टिकट काट सकती है और ये संख्या 30 से 40% के बीच भी हो सकती है। फिलहाल बीजेपी का क्राइटेरिया और है कि जो 75 साल के लोग हो गए हैं उनको सक्रिय राजनीति से अलग किया जाना चाहिए, यानी कि वो मार्गदर्शक मंडल में जाएं। भाजपा में आज हम ऐसे 7 सांसदों के बारे में बताएंगे जिनके टिकट पर तलवार लटक रही है। इसमें से कुछ तो 75 साल के दायरे में हैं और कुछ पार्टी की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। आचार संहिता अब अगले महीने किसी भी वक्त लग जाएगी। ऐसे में जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो गई है। भाजपा में 7 सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट रहेंगे या कट जाएंगे, इनको लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा चल रही है। काफ़ी उनके नाम पर संशय है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो बरेली से सांसद हैं संतोष गंगवार और गाजियाबाद से सांसद हैं डॉक्टर वीके सिंह। इसके अलावा मथुरा से हेमा मालिनी और कानपुर नगर से सत्यदेव पचौरी। ये जो 4 नाम आपको मैंने बताए ये 75 साल के दायरे में आ रहे हैं, जिनको इस बार अगर भाजपा की रीत के हिसाब से देखें तो इनका टिकट संकट में है, क्योंकि 75 के ऊपर वालों को बीजेपी टिकट नहीं देती है, कोई महत्वपूर्ण पद नहीं देती है। तो ऐसे में इन सीटों पर डिसीजन क्या होगा, ये टिकट इनके बचेंगे या कटेंगे। लोग ये कहते हैं कि इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी स्तर पर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए मुसीबत बने हुए हैं, उन पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। उसमें आप एक महत्वपूर्ण नाम देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का। संघमित्रा मौर्य भाजपा में है, बदायूं से सांसद हैं और उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और वो आजकल बड़ा चर्चा में है। राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर उनके बयान काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इसके इतर वरुण गांधी को तो आप जानते ही हैं, पीलीभीत से सांसद हैं, बेबाक हैं और उनके बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार कायम है। पार्टी नेतृत्व के फैसलों के तमाम विपरीत उनकी राय होती है, लेकिन वो हमेशा बेबाक रहे और वो कभी मुद्दों पर समझौता नहीं करते नजर आए। तो 75 साल वालों के इतर वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं, उनके नाम को लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगी या उनका संसदीय क्षेत्र बदला जाएगा या दोनों में से कोई एक लड़ेगा या दोनों को टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इस पर पार्टी के भीतर ऐसे भी हैं जो वरुण गांधी का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको टिकट इस बार ना दिया जाए। बहुत सारे विरोध का उनको सामना करना पड़ रहा है, पीलीभीत में भी और उसके बाहर पार्टी में भी। वैसे इन 7 के अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जिनके टिकट बीजेपी इस बार काट सकती है और इनको लेकर काफ़ी विवाद भी है। इसमें पहला नाम है कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर का, जिनका स्थानीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। विनोद सोनकर के साथ ही नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा। महेश शर्मा पर भी तलवार लटकी हुई है। सरकारी कार्यक्रमों में, बीजेपी के कार्यक्रमों में भी उनका काफ़ी विरोध हुआ है। तो ऐसे में ये 2 नाम भी कहा जाए तो तलवार की धार पर हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं। पता नहीं इनका आगे क्या हश्र होगा, लेकिन ये ज़रूर है
कि बीजेपी में बड़े पैमाने पर टिकटों का बदलाव तय है। कुछ के कटेंगे, कुछ के संसदीय क्षेत्र बदले जाएंगे और कुछ जो दायरे में आ रहे हैं वो निश्चित ही इस बार बाहर होंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से। ब्यूरोक्रेसी में अफसर और मंत्री के बीच टसन से। मामला उद्योग जगत और उद्योगपतियों से जुड़ा है, लेकिन मंत्री जी जब जब कोई मामला आगे बढ़ता है एक लेटर बम फोड़ देते हैं। लेटर बम ऐसा है कि अफसरों को कदम पीछे खींचना पड़ता है और सरकार उद्योग लगाने की जो ढपली पीटती रहती है उस ढपली में आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। यूपी में इस बार मामला मंत्री जी ने भूखंड आवंटन को लेकर एक पत्र लिखा है, जिस पत्र के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो भूखंडों का आवंटन था, प्लाटों का आवंटन था उद्योगपतियों के लिए, उसको निरस्त करना पड़ा है। जो कभी G20 सम्मेलन के नाम पर, कभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के नाम पर और इन्वेस्टर समिट के नाम पर पूरे देश और दुनिया के उद्योगपति यहाँ बुलाए जाते हैं। उनको यूपी में उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जब मौके पर ज़मीन देने की बात आती है, सहूलियत देने की बात आती है, तब फिर वहाँ नियम कानून शुरू हो जाता है। कभी मंत्री खुश नहीं है तो कभी अफसर खुश नहीं है और इसकी वजह से प्लाटों का आवंटन नहीं हो पाता, फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाती हैं। सबसे पहला मामला यमुना प्राधिकरण में आया था, जहाँ पर प्लाट आवंटन को निरस्त करना पड़ा, जो उद्योगों को लगाने के लिए इंटरव्यू के आधार पर आवंटित किया जाना था। उसके बाद अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी एक बहुत बड़ा मामला हुआ है, जिसमें उद्योगपतियों को प्लाट आवंटित किए जाने थे फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने एक पत्र लिखा IIDC को और कहा कि ये भूखंड आवंटन रोक दिया जाए, ये नियम संगत नहीं है और इन विज्ञापनों को रद्द कर दिया जाए। योगी सरकार में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है 19 फरवरी को। वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने आकर इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था और कहा था कि यूपी में कई लाख करोड़ का निवेश आएगा। निवेश आने को तैयार कैसे हो? जब बिजली मिले, ज़मीन मिले, अफसर मदद करें, सरकार उनके लिए सहूलियतें दे। लेकिन जब ज़मीन देने की बात आई तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आवंटन पर मंत्री ने ही अपने अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। विभागीय मंत्री नंदी और IIDC मनोज कुमार सिंह के बीच चल रहे इस लेटर बम से पूरे ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है। आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है तब से इन्वेस्टर समिट कई हुए, लेकिन चारों बड़ी अथॉरिटियों में यूपी सीडा, जिसमें महेश्वरी जी MD हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा यमुना प्राधिकरण, यहाँ पर आज तक उद्योगपतियों को कोई प्लाट आवंटित नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि लाल फीताशाही, अड़ंगेबाजी और चहेतों को उपकृत करने के लिए। तो ये जो चारों अथॉरिटियाँ हैं ये बड़े बड़े MOU तो करा लेती हैं, मंत्रियों के सामने तालियां बजती हैं, अफसरों के सामने, लेकिन उद्योगपति जब ज़मीन ढूंढने आता है तो उसे ज़मीन नहीं मिल पाती। अफसर और मंत्री के बीच चल रहा यह टसन उत्तर प्रदेश में उद्योगों के निवेश में परेशानी पैदा कर रहा है। जो लोग यहाँ रुचि दिखाते हैं पैसा लगाने में, उनके सामने असुविधा हो रही है, वो क्या करें। हालांकि एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कागजों में उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत तेज़ी से यहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो जो मंत्री अपने अफसरों पर अविश्वास करते हैं और उनकी हर गतिविधि पर वो एक लेटर लिख रहे हैं, वो खुद कितने बदनाम हैं ये उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं और उनके गण छूटे हुए हैं अथॉरिटियों में। समस्या इस बात की है कि यूपी जैसे बड़े स्टेट में जब वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर है, तो वहाँ पर बिजनेस करने वाले आने वालों लोगों के लिए सहूलियतों का
अभाव होता जा रहा है। सरकार को वक्त रहते इस पर निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अगर ऐसे ही चलती रही तो यूपी में तमाम ब्रेकिंग सेरेमनी हो, G20 हो या समिट हो, उसका फ़ायदा कम और हो हल्ला खाली दिखावा ज़्यादा होगा। अब बात एक ऐसी खबर की जो इन दिनों इस देश में काफ़ी चर्चा में है। संविधान में कहीं उसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर प्रदेश में उसकी भरमार है। इन दिनों देश की जो सियासत है वो विकास के नाम पर हो रही है और विकास चरम पर है, लेकिन इसकी आड़ में असली सियासत जातियों की हो रही है। हम आपको एक ऐसी रोचक खबर से परिचित कराएंगे जिसको जानने के बाद आप भी ये सोचेंगे कि इस पर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया। आप मजबूर हो जाएंगे कि सत्ता पाने की खातिर नेता कैसे आचरण करते हैं, किस तरह से अपने आदर्शों को बदलते हैं और जो वादे करके गए होते हैं उससे किस तरह वो पलटते हैं। बात है संविधान के इतर किस तरह सरकारें नए पदों का सृजन करके जातियों का वोट हासिल कर रही हैं। भारत जैसे एक महान देश में जहां संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वो कोई उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आज देश के हर राज्य में उप मुख्यमंत्रियों की भरमार है। डिप्टी सीएम हर राज्य में बनते जा रहे हैं। अपनी सुविधा और जातियों को खुश करने के लिए देश में इस समय एक तरह से तमाम उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। सारे सियासी दल, उनकी यह मजबूरी कह लीजिए, उनके यहाँ अब यह पद अनिवार्य रूप से चलन में आ गया है। हालात ये है कि इस समय देश में 26 उप मुख्यमंत्री हैं। अब आप सोचिए कि जिस पद का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए हर राज्य में दो पद बनाए जा रहे हैं और वो बाकायदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले रहे हैं। आपको जान के हैरत होगी कि जितना छोटा राज्य उतने ज़्यादा डिप्टी सीएम। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्य उत्तर प्रदेश में समा जाएं, तब वहाँ 5 उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य 2 डिप्टी सीएम हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की तुलना में थोड़ा कम है। यहाँ तो सरकार चाहती तो 10 भी बना सकती थी। जब आंध्र में 5 हो सकते हैं तो यहाँ 10 बनाने में कोई समस्या नहीं थी। अब आप देखिए चलन, बिहार में अभी सरकार बनी, वहाँ भी 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो दोनों ने शपथ ली। फिर राजस्थान आ जाइए, वहाँ पर 2 डिप्टी सीएम बने। वहाँ मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बने। ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा की ही सरकार में डिप्टी सीएम का चलन है। कांग्रेस की सरकार हो या दूसरे जो क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, वहाँ भी डिप्टी सीएम हैं। आपकी दिलचस्पी ये बात जानने में होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या कोई डिप्टी सीएम का पद है? कोई प्रावधान है कि बस खाली राजनीतिक समीकरण साधने के लिए ये पद बना दिया गया और इस पर शपथ दिला दी गई? सरकार में आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम का जो कामकाज है उसमें ज़्यादा अधिकार नहीं है। सरकार के कामकाज में सत्ता की सारी ताकत और अधिकार मुख्यमंत्रियों के हाथों में है। ऐसे में डिप्टी सीएम सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री की तरह ही अपने विभाग के अधिकार का उपयोग करते हैं। लेकिन उनको डिप्टी सीएम क्यों कहा गया? उनको सीएम की तरह कुछ सुरक्षा दे दी गई और कुछ उनकी तरह ही कपड़े पहने हुए सुरक्षाकर्मी लग गए, प्रोटोकॉल बढ़ गया, गाड़ियां बढ़ गईं, इसलिए उनको डिप्टी सीएम मान लिया गया। इससे ज़्यादा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो त्रिशंकु की तरह होता है, वो बीच में लटका होता है। उप मुख्यमंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्रियों की भी ये कोशिश रहती है कि उनको अधिक शक्तियां ना दी जाएं, जिससे सत्ता का कोई नया केंद्र खड़ा ना होने पाए। वैसे देश में इस बात पर बहस होनी चाहिए
कि क्या उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो वाकई में आवश्यक है या नहीं, और यदि आवश्यकता है तो संविधान संशोधन करके इसको औपचारिक व्यवस्था का रूप दे देना चाहिए। देश में 26 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनके अधिकार कैबिनेट मिनिस्टर के ही बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो नया नाम आकार ले रहा है देश के हर राज्य में, इसके लिए अब केंद्रीय स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि पावर सेंटर के नाम पर जो नए नाम आ रहे हैं व्यवस्था में, उनका उपयोग कैसे करना है, उनकी वैधता को कैसे स्थापित करना है। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ये कि खाली रेवड़ी की तरह उप मुख्यमंत्री के पद न बांट दिए जाएं, उनकी व्यवस्था में, उनके अधिकारों में हर चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। बहरहाल आप आनंद लीजिए कि सियासत अपनी सुविधा के लिए किस तरह से पद बांटती है, रेवड़ी भी बांटती है, और अधिकार वही रहते हैं, दिखावा ज़्यादा हो जाता है। पाने वाला भी खुश है कि हम नंबर 2 हैं, और जब मुख्यमंत्री कोई बदलता है किसी राज्य में तो नंबर 2 2 रह जाता है, कोई नीचे वाला आके नंबर 1 बन जाता है। तो उप वाले ऊपर रह जाते हैं और जो कुछ नहीं रहते वो पूर्ण हो जाते हैं। बात अब सियासत की, उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया है, भूकंप आया है, इंडिया गठबंधन टूट रहा है, तार तार हो रहा है। उसके सारे महत्वपूर्ण साथी एक एक करके उसको छोड़ गए। रालोद के नेता जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने की डील लगभग पूरी तरह फाइनल हो गई है, और ये साफ है कि वो गठबंधन में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनके दादा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भाजपा ने भारत रत्न देकर जयंत चौधरी का दिल जीत लिया है। जो कल तक ये कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, आज भले ही इस देश में चवन्नी और अठन्नी के चलन का अस्तित्व समाप्त हो गया हो, लेकिन मुद्रा के तौर पर उनकी पहचान एक रही है, और इसी वजह से आज हम उनके चवन्नी वाले इस बयान को याद करते हैं। जब हम अतीत में पीछे जाएंगे तो ये देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पुराने साथी जयंत चौधरी जीरो से आज हीरो की स्थिति में है। सियासत में भी तमाम सारे एक दूसरे पर एहसान होते हैं, एक दूसरे से दोस्ती निभाई जाती है। राष्ट्रीय लोकदल आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9 विधायकों के साथ खड़ी है। अखिलेश ने अपने कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा का एमपी बनाया था। लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल के पास कोई सीट नहीं है, जीरो है। इसके पहले जयंत चौधरी का बंगला दिल्ली में भाजपा सरकार ने जबरिया खाली करा लिया, जिस पर बहुत हल्ला मचा और कहा गया कि यह चौधरी चरण सिंह की विरासत थी, लेकिन उसकी परवाह नहीं की गई। हाथरस में भी जयंत चौधरी के ऊपर भाजपा सरकार में लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद उनकी नाराजगी बीजेपी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसी बीच जब उनका एक बयान आया कि वो भाजपा उनके लिए खीर बना रही है, तो लोगों में हलचल मची, लोग डगमगाने लगे कि ये गठबंधन शायद टूट जाएगा, रिश्तों के तार टूट जाएंगे, तमाम सारी दोस्ती और एहसानों के खत्म होने का दिन भी आया। और जयंत चौधरी अपने दादा को एक भारत रत्न मिलने के बाद से वो ये कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी को किस मुंह से मना करें। वक्त ने जयंत चौधरी के हर घाव को भर दिया। सत्ता जो पाने की चाहत होती है, वो अपने साथ कुछ मजबूरियों के कुछ सौदे भी कराती है, और सियासत की यही मजबूरी भी रही कि विपक्ष में रहकर वो कितने दिनों तक और कितना संघर्ष करते, और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में उनको अब ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं था। लिहाजा अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जयंत चौधरी अब भाजपा में जाने की तैयारी में है। बताया जाता है कि उनको बागपत और बिजनौर सीट मिलेगी लड़ने के लिए। ये ज़रूर है कि जयंत तमाम खट्टे मीठे अनुभव के साथ भाजपा में वापसी कर रहे हैं। इसके पहले
उनके पिताजी भी बीजेपी के साथ कई बार गठबंधन कर चुके हैं। लेकिन जब आप अतीत को देखेंगे तो जानेंगे कि सियासत में एहसान की कीमत ज़्यादा कुछ नहीं होती है। जिसको जहां अवसर मिलता है वो वहां पर लपकता है। लेकिन सियासत में खाली समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अकेले जयंत चौधरी को रोकने की कोशिश करती। कांग्रेस जिसकी वजह से कभी ममता गई, कभी आम आदमी पार्टी दूर गई, कभी नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, तो आज जयंत के जाने में भी उसका कम रोल नहीं है। उनको भी इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बहरहाल लड़ना, जीतना, हारना, परिणाम ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जब हौसला टूट जाए, जब माहौल कमज़ोर पड़ जाए, तब ये समझ लेना चाहिए कि पैर लंगड़ा हो गया है, घाव गहरा लग गया है। माहौल बनाने से, चिल्लाने से ऊर्जा आने वाली नहीं है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते हम आपको नदीम फारूक की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जो जयंत, कांग्रेस, अखिलेश इनके हालातों पर काफ़ी सटीक बैठती है। तो सुनिएगा कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज लहरें सितमगर उदास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। नमस्कार।